Hello students, welcome. In today's session, we are going to discuss a new topic and a very important topic for your एग्जाम्स। और कहें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से आपके जरूर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है आज का? द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है। तो आज का लेक्चर जो हमारा बेसिकली जो टारगेटेड होगा वो आपके प्राइम मिनिस्टर पे टारगेटेड होगा, जहां पे हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, भारत में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, भारत की के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, उसके टर्म के बारे में जानेंगे, उनकी ओथ के बारे में जानेंगे, उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। So let's start the today's session with the introduction of Prime Minister of India, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री होता क्या है और इस पद की इंपॉर्टेंस क्या है इस पोस्ट की। तो अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है। पहली बात तो ये आपको बता दें, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री मतलब बिल्कुल संवैधानिक पद है। हाँ, एक आर्टिकल में ये जरूर दिया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इन द स्कीम ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, आपको पता है कि भारत में संसदीय प्रणाली है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और अगर आपको याद होगा, जब हमने पढ़ा था सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सैलिएंट फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो उसी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ही एक तरीके से रियल कार्यकारी है, यानी कि जो कहें कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या बताया गया है? द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, लेकिन इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी उनके पास जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक नाम के लिए है। नाम के का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होने का मतलब है कि बाहरी देशों से जितने भी हमारी डीड्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं या एमओयूज यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह जो साइन किए जाते हैं, उस पे सिग्नेचर और हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बैक एंड से आ रही होती है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से आ रही होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से होकर। और आपको पता है कि मेजॉरिटी जिसकी होती है उसी की गवर्नमेंट होती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो एक टर्म यूज किया जाता है डिज्योर एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट क्या है? डिज्योर एग्जीक्यूटिव, यानी कि नाम मात्र का एक तरीके से अधिकारी या अथॉरिटी पर्सन होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि अगर वास्तविक कार्यकारी अधिकारी की बात करें या वास्तविक कार्यकारी जो अथॉरिटीज दी गई हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं, वो दी गई हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ही अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर प्राइम मिनिस्टर अपनी बात किस तक पहुंचाते हैं? प्रेसिडेंट तक। तो यहाँ पर टर्म यूज होता है आपका डी फैक्टो। कौन सा टर्म यूज होता है? डी फैक्टो। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए टर्म यूज होता है डी ज्योर, और जो हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर की, तो इनके लिए टर्म यूज होता है डी फैक्टो। अगर इन्हीं को हिंदी में देखें तो नाम मात्र का अधिकारी, डी ज्योर का मतलब, और डी फैक्टो का अर्थ होता है वास्तविक कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, अब इसी को अगर हम अदर वर्ड्स में देखें, इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या होता है? स्टेट का मतलब क्या है? आर्टिकल 12 में मैंने कई बार बताया है कि स्टेट का मतलब जिसके पास अथॉरिटीज हैं, जिसके पास पावर्स हैं डिसीजन लेने की। तो उसमें 4 तरीके के पर्सन्स हैं, हम उनके बारे में ऑलरेडी आपसे कई अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से, यानी कि नेशन से है, राष्ट्र से है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, व्हाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
लेकिन जो सरकार चल रही है, जिसके पास सारे की सारी पॉलिसीज बनाने का या डिसीजंस लेने का जो रियल राइट अवेलेबल है, वो कहलाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट होते हैं आपके राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, कि भारत का प्रधानमंत्री होता क्या है। अब सेम वही चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू इन हिंदी ऑल्सो। संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार, क्योंकि संविधान द्वारा ही सरकार बनती है। सरकार कैसे बनती है, इलेक्शंस के थ्रू। हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट को चुनने के लिए। तो संविधान द्वारा जो प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री एक वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में देखें तो राष्ट्रपति राज्य का मुखिया, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। तो ये रही बात हिंदी की। अब हम आगे देखेंगे प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, कौन करता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि द कॉन्स्टिट्यूशन does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the prime minister। जैसे कि हमें बाकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें, जैसे हम सीजीआई की बात कर लें यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लें, या फिर अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक अगर हम कैग की बात कर लें, सीएजी की बात कर लें, तो इनके अपॉइंटमेंट का एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, ये पूरी प्रोसेस दी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी निश्चित प्रक्रिया नहीं दी गई है, नहीं बताई गई है। उसका भी रीजन है, क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री चुना जाता है सरकार बनने पर, और सरकार तब बनती है जब मेजॉरिटी होती है। तो मेजॉरिटी और इलेक्शन के केस में बहुत सारे ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे प्रधानमंत्री को अपने विवेकानुसार यानी कि अपनी सेल्फ डिस्क्रिएशन से डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। अभी वो कंडीशंस क्या होती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इस पॉइंट में तो आपने ये जाना कि देयर इज नो एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद शपथ लेनी होती है, लेकिन इसका कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है कि कौन बनेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 सेज ओनली दैट, केवल और केवल सिर्फ उसमें इतना ही बताया गया है, कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, कैसे बन सकता है, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। However, this does not imply that the president is free to appoint anyone as the prime minister। अब यहाँ पे बहुत ही समझने की बात है, काफी डीप चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने, कि ये बात तो ठीक है कि आर्टिकल 75 में क्लियरली मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होगी, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी नहीं है कि प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन। ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकता है, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए भी प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन लास्ट डिसीजन कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का ही होता है, और प्रेसिडेंट को भी बहुत सारी रूल्स, रेगुलेशंस और कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के ही पास है। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है, वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए जाएंगे प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, तो अब देखेंगे इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली के अकॉर्डिंग अगर देखें ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। अब फिक्स प्रोसीजर तो नहीं दिया है, लेकिन जो संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ है, जो यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अब उसके थ्रू जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो प्रेसिडेंट की पहली ड्यूटी क्या है कि सबसे पहला अधिकार किसका है प्रधानमंत्री बनने का? उसका हु विल बी द मेजॉरिटी जो पार्टी होगी, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा सीट्स जीती होंगी, विन की होगी,
किस में? लोकसभा के इलेक्शंस में, यानी कि कॉमन इलेक्शन में उसका जो लीडर होगा, यानी कि उस पार्टी का जो लीडर होगा या उनकी जो भी कार्यकारी समिति है, अगर उन्होंने जिसका भी नाम सजेस्ट किया होगा तो सबसे पहले जो कहें कि जो कर्तव्य बनता है, जो ड्यूटी बनती है प्रेसिडेंट की, वो उसी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने की बनती है। यानी कि जो बहुमत दल का नेता होता है, अगर हिंदी में बात करें, यानी जिसने बहुमत हासिल किया होगा, बहुमत प्राप्त किया होगा, उसका नेता ही पहला प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन कर पाएगा और राष्ट्रपति को भी उसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बट अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार 272 का आंकड़ा मिल ही जाए, क्योंकि भारत में अगर बात करें तो मेजॉरिटी के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 272। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए, यानी कि स्पष्ट बहुमत हर बार मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है, बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट when no party has clear majority, अब पहली कंडीशन क्या है कि मान लीजिए किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली इन दी लोकसभा, यानी लोकसभा में, then the president may exercise his personal discretion in the selection and अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के विवेकानुसार काम होता है, यानी अपनी बुद्धि से प्रेसिडेंट काम करते हैं कि अगर किसी भी बहुमत कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको स्पष्ट बहुमत मिला है, तब प्रेसिडेंट अपने विवेकानुसार चाहे तो बुला सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, क्या? इन सच अ सिचुएशन, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए या ऐसी कंडीशन आ जाए, द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर्स आस्क हिम to seek a vote of confidence in the house within a month, within the month। अब यहाँ पे देखिएगा दो बातें लिखी हुई हैं। पहले में क्या लिखा था कि पहला अधिकार किसका है? जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था। फिर उसके बाद कहा गया कि अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, यानी अपनी पर्सनल डिस्क्रिएशन से डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा? यूजुअली क्या होता है, अब जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी, यानी कि मान लीजिए 272 तो नहीं मिला, लेकिन हाँ 270 तक पहुंच गए या 260 या जो भी, लेकिन जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं या जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, उन सबको मिलाकर सबसे ज्यादा सीट्स जिस पार्टी ने गेन की होगी उसके लीडर को बुलाया जाएगा। या फिर मान लेते हैं कि एक तरफ 250 सीट्स हैं और दूसरी तरफ अगर कई सारी पार्टीज मिलके अलायंस बना लेती हैं या फिर एक साथ कोलिशन कर लेती हैं, यानी कि एक तरीके से संघ बना लेती हैं, या फिर आपने सुना होगा गठबंधन, महागठबंधन या गठबंधन का नाम आप इलेक्शंस के समय में सुनते होंगे। तो इसका बेसिकली मोटिव यही होता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं पाएगी तो उनके पास चांस होता है कि ये कोलिशन करके, हो सकता है थर्ड फ्रंट बनाकर, या फिर कोई जो अपोजिशन में जो पार्टी सबसे सेकंड नंबर पे जो पार्टी है उसके साथ कोलिशन करके हो सकता है कि 272 के आंकड़े तक पहुंच जाएं। तो फिर क्या होता है, विद इन अ मंथ आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दी हाउस दिखाना पड़ता है, यानी कि आपको वोटिंग आपकी कराई जाएगी, आपका फ्लोर टेस्ट होगा, कहां पे? संसद में। और अगर ऐसा होता है कि आप 272 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं तो उस दल का जो भी नेता चुन के भेजा जाएगा, चाहे कोलिशन से या फिर लार्जेस्ट पार्टी द्वारा, उसको ही क्या बना दिया जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो या तो लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोलिशन द्वारा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी गठबंधन करके भी 272 का आंकड़ा अगर पहुंच गया और विश्वास मत प्राप्त हो गए, कहां पे? संसद में, तो पूरी तरीके से एलिजिबल है अगर विद इन द मंथ। लेकिन याद रखिएगा लिमिट, अब क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा कि ये बात तो ठीक है कि चलो कोलिशन करके आप प्रधानमंत्री के लिए अपना कैंडिडेट आगे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने, 7 महीने या साल भर बाद, केवल और केवल लिमिटेड टाइम दिया गया है। कितना समय दिया गया है? 1 मंथ। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहीं से ऐसे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो लूप होल्स हैं, वहां से बनते हैं। ठीक है, तो 1 मंथ के लिए आपको टाइम दिया जाता है। अब सेम चीज वही आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को
लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको इंग्लिश के सेक्शन में बताई। अब हम केवल यहाँ पे हिंदी में आपको बता रहे हैं कि क्या टर्म आप यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़े दल या फिर गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर ही सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। अगर नहीं विश्वास मत प्राप्त कर पाएंगे तो तुरंत ही, मान लीजिए अपॉइंटमेंट कर भी दी गई, तो फिर से आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे दिस डिस्क्रिएशन, अब ये किसके विवेक पे था? प्रेसिडेंट के, यानी कि राष्ट्रपति के। तो दिस डिस्क्रिएशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये जो कंडीशन हमारे सामने आई है, जानते हैं कैसे आई है? जब कभी ऐसी कंडीशन हमारे सामने कभी आई होगी, तब जाके पार्लियामेंट्री के सिस्टम में ये सारी चीजों को इनेबल किया गया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो उसमें क्लॉजेस डाले गए, ठीक है। तो पहली बार ऐसा कब हुआ था? फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979 इट वाज हैपेंड, ठीक है। 1979 में पहली बार हुआ था, जब हमारे देश में राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने किसको अपॉइंट किया? चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह इनका पूरा नाम है। ये कोलिशन लीडर थे, यानी कि कई सारे छोटे दलों के मिले हुए गठबंधन के नेता थे एज द प्राइम मिनिस्टर। तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया क्योंकि इमरजेंसी के बाद, नेशनल इमरजेंसी के बाद का ये इलेक्शन था। तो जो सबसे बड़ी पार्टी उस समय हुआ करती थी आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसको भी बहुमत नहीं मिला, यानी कि इस जो क्लियर मेजॉरिटी थी वो गेन नहीं हो पाई। तो इसकी वजह से कोलिशन के जो लीडर थे गठबंधन के, चरण सिंह, उनको नीलम संजीव रेड्डी ने अपॉइंट किया, क्या? एज अ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि और आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी थी, पहले उसने जब इलेक्शन हुए वो जीते, उन्होंने मेजॉरिटी गेन की, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन थोड़े ही समय बाद कई पार्टियों के अलग होने की वजह से क्या हो गया, इनकी सरकार गिर गई और फिर कोलिशन के द्वारा किसको बनाया गया? चौधरी चरण सिंह को। तो ये पहली बार कब हुआ था? 1979। तो ये एक स्टैटिक पार्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स को लिखते वक्त कि किस तरीके से इस राइट का यूज प्रेसिडेंट ने किया था। फॉर एग्जाम्पल या फिर फॉर इंस्टेंस आप करके इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि एक अखबार की न्यूज भी है क्या कि मोरारजी देसाई रिजाइंस एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये उस समय का ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार का आपका आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने शपथ ली। एक पहली बार ऐसा हुआ था कि कई सारी पार्टीज के मिले जुले दल के नेता बनके, गठबंधन के नेता बनके वो प्रधानमंत्री बने। अब देखेंगे एक और सिचुएशन होती है जब प्रधानमंत्री को चुनना पड़ता है, यानी कि प्रधानमंत्री इलेक्शन के थ्रू नहीं बल्कि किसी और प्रोसेस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। किसको? प्रेसिडेंट को। तो सेकंड सिचुएशन चलिए देखते हैं। देयर इज ऑल्सो वन मोर सिचुएशन, एक और सिचुएशन है व्हेन द प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट, यानी कि अपने पर्सनल डिस्क्रिएशन से फिर से एक जजमेंट लेना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को। आप थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरी कंडीशन ऐसे कब आ सकती है, ठीक है। इन द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो कब होती है? व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली। इसका क्या मतलब है कि जब अचानक या अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसकी? प्रधानमंत्री की, अपने पद पर रहते हुए। यानी कि प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाए, अकस्मात मृत्यु हो जाए, सो अब एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, यानी कि उसका कोई भी निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है। कोई निश्चित उत्तराधिकारी है नहीं कि जिसके बारे में हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है प्रधानमंत्री की, तो उसके बाद ये बनेंगे। तब उस केस में क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो रहना ही रहना है।
अब तुरंत के तुरंत लोकसभा का इलेक्शन भी नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है, तो कितने दिन तक कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकता है? और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है जितना कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। तो अब इस केस में भी प्रेसिडेंट को अपना पर्सनल या कहें इंडिविजुअल जजमेंट देना पड़ता है। अब ऐसा भी हुआ था, जब केस हुआ तो हमने कब देखा? 1979 में, ठीक है। ऐसा केस हुआ 1984 में। कब हुआ था? When इंदिरा गांधी वॉज assassinated, जब उनकी हत्या कर दी गई। किसकी? इंदिरा गांधी की। कब? इन 1984। अब उस समय वो अपने ऑफिस में थी, यानी कि अपने पद पे थी। शी वॉज होल्डिंग हर ऑफिस, ठीक है। तब उस समय भी प्रेसिडेंट कौन थे? अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट उस समय थे जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह अपॉइंटेड राजीव गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बजाय उन्होंने किसको अपॉइंट किया? राजीव गांधी को। अब यहाँ पर केयरटेकर के तौर पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता था, लेकिन प्रेसिडेंट ने अपनी पावर का यूज किया। कौन सी पावर? अपने पर्सनल डिस्क्रिएशन से डिसीजन लेने की पावर। अब वहां पे उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया, और जहां पे उनको लगा कि राजीव गांधी ही सही कैंडिडेट हैं इंदिरा गांधी की जगह पे नए प्रधानमंत्री पद के लिए, तो फिर उन्होंने यही डिसीजन लिया। कब ये हुआ था आपका? 1984। तो ये दूसरा आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम में एज अ केस स्टडी लिख सकते हैं, और अपने आंसर को आप और भी अच्छा बना सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? लेटर ऑन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी unanimously elected him as its लीडर। तो ज्ञानी जैल सिंह ने तो किसको डिक्लेयर कर दिया? राजीव गांधी को। और बाद में उनकी जो पार्टी थी उसने भी पूरे निर्विरोध या कहें कि पूरी तरीके से पूर्ण सहमति से किसको इलेक्ट कर लिया लीडर कांग्रेस पार्टी का? राजीव गांधी को ही। और जाहिर सी बात है, जो भी लीडर होगा लार्जेस्ट सीट विनिंग पार्टी का, या लार्जेस्ट जिसने भी सबसे ज्यादा सीट्स गेन की होंगी, तो उसके लीडर को वैसे भी अपॉइंट किया जाएगा। तो राजीव गांधी इस तरीके से नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है। और इसके बाद, और अगर ऐसा होता है कि निर्विरोध यानी कि बिना किसी विरोध के और पूर्ण सहमति से जिसको नेता चुन लिया गया, तो इस केस में क्या होता है? प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति के पास दूसरा कोई ऑप्शन या दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के अलावा, क्योंकि यही प्रोसीजर है। अगर वो सबसे बड़ी पार्टी का नेता है और उसको लोगों ने चुना है, राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है केवल और केवल उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के अलावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी है आपका एक, आप देख सकते हैं एक अखबार के थ्रू, असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। राजीव गांधी शपथ लेते हैं 1984 में। अब वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन हिंदी ऑल्सो, सो लेट्स मूव द फर्दर ऑन द ओथ, टर्म एंड सैलरी। यानी कि एक प्रधानमंत्री की शपथ कैसे होती है, उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, और उसके वेतन और भत्ते क्या होते हैं। ओथ, टर्म एंड सैलरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ओथ की। किसकी? यानी शपथ की। तो शपथ लेते हुए कुछ 4-5 निश्चित सेंटेंसेस है। निश्चित कहें कि एक प्रतिज्ञा ली जाती है, एक प्लेज ली जाती है, जो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति इसे एडमिनिस्टर करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा होगी, और सच्ची निष्ठा और विश्वास होगा किसको? प्रधानमंत्री को। टू अपहोल्ड द सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा काम इनका क्या होगा? भारत की संप्रभुता और अखंडता को और भी ज्यादा बढ़ाना, उसको और भी ज्यादा अपहोल्ड करना, ठीक है। टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि अपने पद को पूरी निष्ठा से, पूरी सत्यता से कॉन्टिन्यूअसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वाह करना। चौथा क्या है?
to do right to all manners of people in the accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection और इल विल। यानी कि किसी भी बिना किसी गलत भावना के ही क्या करना है। अब देखिएगा यहाँ पे, बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के प्रति सत्यनिष्ठ रहना। ये होगा चौथी इनकी प्रतिज्ञा होती है, प्लेज होती है किसकी, प्रधानमंत्री की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टर्म की, यानी कि इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। अब हम बात करेंगे टर्म की, यानी कि इनके कार्यकाल की। तो द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 5 इयर्स होगा, यानी कि 5 साल, क्योंकि हम ऐसा यूजुअली देखते हैं कि 5 साल के लिए सरकारें बनती हैं। लेकिन एक चीज आप भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री का पद या कार्यकाल कभी भी निश्चित नहीं होता है। जब तक उसके पास पूर्ण बहुमत है, तब तक उसके पास सरकार है, तब तक उसका प्रधानमंत्री का पद है। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है क्या, द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक फिक्स टर्म होता है हिंदी में, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी ये बात तो ठीक है कि एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ये एक तरीके से सिर्फ एक टर्म ही है, एक प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सरकार अगर 5 साल के लिए बनी है तो आपको कोई हटा नहीं सकता, आपको अपने पद से कोई रिमूव नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स द ऑफिस, यानी वो अपने पद को धारण करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। However, this does not mean, लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति की आज कुछ अनबन हो गई तो राष्ट्रपति ने कहा आज से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं, ठीक है। और कुछ ही कंडीशंस ऐसी हैं कि जब राष्ट्रपति ऐसा करेगा कि उसको उसके पद से रिमूव कर दे या फिर उसके पद से हटा दे प्रधानमंत्री के, तो वही इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, however this does not mean that president can dismiss the prime minister at any time, यानी जब चाहे तब प्रधानमंत्री को हटा सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। so long as the prime minister enjoys the majority support in the लोक सभा, जब तक प्रधानमंत्री मेजोरिटी सपोर्ट यानी बहुमत का जो समर्थन है वो उसके पास रहेगा, he cannot be dismissed by the president। अब यहाँ पर भी एक जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। ये बात तो ठीक है कि जब तक मेजोरिटी सपोर्ट रहेगा तब तक उसे प्रेसिडेंट भी डिसमिस नहीं कर सकता उसके ऑफिस से, उसके पद से, ठीक है। बट he loses the confidence, if he loses the confidence, अगर वो अपना विश्वास लोकसभा में खो देता है, यानी कि जब आपको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब तक तो क्लियर था कि आपके पास 300 सीट्स हैं, यानी कि 272 से भी बहुत ज्यादा, ठीक है, 300 सीट्स हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं, वी आर अगेंस्ट हिम, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीमोर। इस तरीके से अगर सिचुएशंस आती हैं तो फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा, एंड अगर प्रधानमंत्री लूजेस द कॉन्फिडेंस, अगर वो उन्होंने अपना विश्वास मत जो है जितना चाहिए 272 वो नहीं प्राप्त किया, देन ही मस्ट बी रिजाइन, उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर इस्तीफा वो खुद से नहीं भी देते हैं देन प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम, यानी कि राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता है, उसे डिसमिस कर सकता है, यानी कि अल्टीमेटली डिसीजन तो प्रेसिडेंट का ही है। और मान लीजिए एक कंडीशन तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी ऐसा होगा कि कोई किसी ऐसे पद पर है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया जा रहा है, वहां पे तो प्रेसिडेंट के पास पूरी तरीके से अधिकार है कि आप किसी भी पद पे हो उस पद से वो आपको हटा सकता है, ठीक है। वही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट हिंदी ऑल्सो। सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी कि अब हम बात करेंगे
प्रधानमंत्री को मिलने वाले वेतन और भत्तों के बारे में, और कई तरीके के अलाउंसेस दिए जाते हैं। वैसे सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी कोई एक फिक्स नहीं है। क्यों? चलिए देखते हैं। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि लोकसभा में या पार्लियामेंट की हम बात करें, पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं होता है, पार्लियामेंट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं प्रधानमंत्री की सैलरी और अलाउंसेस, यानी वेतन और भत्ते फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर। ठीक है, he gets the salary and allowances that are payable to a member of parliament। अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि भले ही आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए भी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप कहीं कुछ ना कहीं से आप एमपी होने चाहिए। यानी कि आपके लिए एक जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। तो जो सैलरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है वही सेम सैलरी प्राइम मिनिस्टर की भी होती है, यानी कि पीएम की भी है। तो संसद ही तय करती है। तो आप ही बताइए, संसद में जो वोट करने वाले लोग हैं वो एमपी हैं, क्या वो कभी चाहेंगे कि मैं भी एमपी और हमारे प्रधानमंत्री भी एमपी, हम ही ने उनको चुना है, क्या वो हमसे ज्यादा पाएंगे? तो ये एक कह सकते हैं एक लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी है वही प्राइम मिनिस्टर की भी सैलरी होती है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, इसलिए एडिशनली अतिरिक्त तौर पे उन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं। एडिशनली ही गेट्स द सैंक्चुरी अलाउंसेस, कई तरीके के व्यय भत्ते इन्हें दिए जाते हैं, जैसे कि फ्री अकोमोडेशन, यानी रहने के लिए फ्री, पूरी तरीके से मुफ्त निवास। दूसरा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यात्रा भत्ते, मेडिकल फैसिलिटीज यानी चिकित्सा सुविधाएं, कई तरीके की परक्यूजेट्स एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं एडिशनली। किसको? प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन जो फिक्स सैलरी की अगर बात करें, वो फिक्स सैलरी सेम होती है किसके इक्वल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो एमपीज की होते हैं वही वेतन भत्ते इनको भी दिए जाते हैं। तो हमने किसकी बात की? ओथ की, टर्म की और सैलरी की। नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री किस तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अब आपने इतना पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमने भले पढ़ा प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन हर चीज में इन्वॉल्वमेंट प्रेसिडेंट का भी रहा। प्रेसिडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहा या नहीं रहा, उसको पद से हटाने में, उसकी नियुक्ति करने में, है ना। अभी आगे आप और भी देखेंगे, कुछ और भी ऑब्लिगेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर के, किसके? टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 74 अगर देखें तो आर्टिकल 74 पहला ही रिलेशन बता देता है विद द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का संबंध। सो there shall be the council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। अब ये आर्टिकल 74 ही क्या कह दे रहा है? आर्टिकल 74 ही खुद कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री है ना, यानी जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो हेड हैं ऑफ गवर्नमेंट, और साथ साथ उनकी ये जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी ये जो पूरी मंत्री परिषद है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये तो मेरे ही असिस्टेंट के लिए है, यानी कि मेरे ही असिस्टेंट्स के लिए, मुझे ही ऐड करने के लिए, मुझे ही हेल्प करने के लिए, परामर्श देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। तो देखिए सिंपल सा रिलेशन आ गया कि प्रधानमंत्री का पद ही इसलिए है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिससे वो किसको सहायता कर सकें? राष्ट्रपति को डिसीजन मेकिंग में। तो यही होता भी है, लोकसभा से पॉलिसीज बन जाती हैं, बिल पास हो जाता है, बस प्रधानमंत्री के साइन होते ही एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, सॉरी राष्ट्रपति के साइन होने पर। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रिलेशन कितना क्लोज है यहाँ पे। अब देखेंगे, however the president may require the council of ministers to reconsider such as advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। अब क्या है? प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेता होता है, यानी कि लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो
प्रेसिडेंट को अगर कोई परामर्श आया भी, यानी कोई एडवाइस आई भी, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकता है, यानी कि पुनर्विचार के लिए दे सकता है, और पुनर्विचार करने के बाद फिर से उसे उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। किसको? प्रेसिडेंट को। ये बात अलग है कि कुछ वीटो पावर्स दी गई है प्रेसिडेंट को। जब आप प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी पॉकेट वीटोज हैं, कुछ अलग तरीके की वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, जहां पर वो अपने डिसीजन को कहे कि रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 74 एक संबंध बताता है। आर्टिकल 75 सिंपल सा कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। तो ये भी एक सिंपल सा रिलेशन है प्राइम मिनिस्टर के साथ। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, The Prime Minister shall be appointed by the President and other ministers shall be appointed by the President on the advice of Prime Minister। यानी प्रधानमंत्री को तो नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन एडवाइस किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की। यानी किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, उसी तरीके से जो उसकी मंत्री परिषद होती है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करती है। यानी वो जब तक चाहे तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। किसकी विल पर? प्रेसिडेंट की विल पर। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी आज हमने यहाँ पे किसके बारे में बात की है? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के ऑब्लिगेशंस, उसके टर्म, सैलरी, इसके बारे में। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आज के लेक्चर में हम प्राइम मिनिस्टर्स पे पूरी तरह से फोकस थे। ठीक है, पूरी तरह से हमारा जो फोकस था वो किस पे था? प्राइम मिनिस्टर पे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पहले शुरुआत में डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस which have been asked to you in previous papers। ठीक है, जो भी प्रीवियस पेपर्स में आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। एक और रिलेशन देखेंगे आर्टिकल 78 में, जो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति भले ही ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है प्रधानमंत्री से एक एक बात की सूचना लेने का। तो चलिए देखते हैं, आर्टिकल 78 में यही बात लिखी हुई है। क्या? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? अब ये बात हमें ज्यादा देखने को मिलती नहीं है कि राष्ट्रपति, हमको लगता है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल फ्री है, बट ऐसा नहीं है। आर्टिकल 78 क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for the legislation। यानी कि जो भी डिसीजन उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है, यानी कि मंत्री परिषद ने लिया है, उसके बारे में प्रॉपर कम्युनिकेट करना, यानी पूरी तरीके से सूचना देना, इन बातों को पूरी तरीके से संप्रेषित करना। किसको? राष्ट्रपति को। किससे रिलेटेड? रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स, यानी जो भी प्रशासन से संबंधित डिसीजंस लिए गए हैं केंद्र के, और साथ ही साथ प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, या फिर जो भी नए कानून बनाने के लिए जो भी डिसीजंस या पॉलिसीज बनाई गई हैं, इनको प्रॉपर कम्युनिकेट करने की ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि प्रधानमंत्री की। बी, सेकंड नंबर आर्टिकल 78 क्या कहता है? To furnish such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for the legislation as the president may call। और अगर ऐसा कभी होता है कि कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी हैं जो लग रहा है राष्ट्रपति को कि शायद ये उसे जानना चाहिए, तो वो इसके लिए प्रधानमंत्री को कॉल भी कर सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री को बुलाकर भी पूछ सकते हैं कि इस मैटर में क्या हो रहा है या इस मैटर में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये रही बात किसकी? प्रधानमंत्री की। आई थिंक आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे।
अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी मिलेंगे आपसे क्वेश्चंस के साथ। वहां पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएं। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन, इट मीन्स इन लेक्चर नंबर 2। सो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। Bye bye and take care.